अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर आपको बेस एकेडमी में वेलकम करता हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक की एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं जी हम फ्रॉम 3.1। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में हमने फर्क करना है और फिर हमने वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है और आखिर में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यूनिट्स बताने हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उस चेंज को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी यहां पर लिया है और साथ हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं। तो एक डेफिनेशन ये है जी, इफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। अब देखें, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो उस चेंज को हम कहेंगे वेलोसिटी। अब ये चेंज तो आ रहा है, इफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अब इस बात को समझने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल है। हमने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, और पॉइंट ए से पॉइंट डी तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने इंटरवल्स में कवर करना है। यानी कि पहले हम ए से बी तक मूव करेंगे, हमारा अगला इंटरवल जो है वो बी से सी है और आखिरी इंटरवल हमारा सी से डी है। बच्चों ये सारे इंटरवल्स जो हैं ये इक्वल हैं टाइम के एतबार से, यानी कि हर इंटरवल को कवर करने में हमें सेम टाइम लग रहा है। यानी कि ए से बी तक जाने में हमें 1 सेकंड लग रहा है, फिर बी से सी तक जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है और सी से डी तक जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है। सो ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। यहां पर देखें, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो टाइम इंटरवल्स क्या है? इक्वल है। अब इन टाइम इंटरवल्स में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो भी इक्वल है, एक जैसा चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। बच्चों ये देखें, जब हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए से तो उस वक्त हमारा टाइम था 0। जब हम बी पे पहुंचे तो टाइम हो गया 1 सेकंड। अब 1 सेकंड टाइम होने में, यानी कि ए से बी तक जाने में, इस 1 सेकंड टाइम में लेट सपोज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट बी पर हो गया है 10 मीटर। जब हमने स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर और जब हम बी पर पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 10 मीटर। अब बच्चों बताइए, ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया? ए पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, बी तक जाते जाते 10 हो गया, तो कितना चेंज आया? 10 मीटर का चेंज आया। और टाइम इंटरवल कितने टाइम में चेंज आया? 1 सेकंड में। अब जी हम अगले 1 सेकंड में देखते हैं, बी से सी तक हम अगले 1 सेकंड में सी तक पहुंच गए और सी तक पहुंचते हुए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया जी 20 मीटर। तो बच्चों अगले 1 सेकंड में कितना चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में? देखें, बी पे था हमारा डिस्प्लेसमेंट 10, सी पे हो गया 20 मीटर, तो 10 और 20 कितना चेंज आया? 10 मीटर का चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगले सेकंड में हम पहुंच गए डी पर, यानी कि जब हम डी पर पहुंचे तो हमारी ट्रैवलिंग को टोटल 3 सेकंड हो गए। ठीक है, हर इंटरवल 1 सेकंड का है। तो अगले 1 सेकंड में जब हम सी से डी पर पहुंचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया जी 30 मीटर। तो बच्चों सी से डी तक 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में हमारे डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया? 30 माइनस 20, 10 मीटर। तो हर इंटरवल में हमारे डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है? हमारे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है 10 मीटर। और हर इंटरवल कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो भी इक्वल है। तो बच्चों वेलोसिटी क्या हुई? यूनिफॉर्म। ठीक है, आप किसी भी इंटरवल में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मसलन मैं देखना चाहता हूं कि बी और सी ये वाला जो इंटरवल है इसमें वेलोसिटी कितनी है। तो बच्चों वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बी से सी तक हमारे डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है वो आया है 10 और बी से सी तक मूव करने में हमें 1 सेकंड लगा है। तो बच्चों हमारी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं सी और डी वाले इंटरवल में वेलोसिटी निकालना चाहूं तो यहां देखें सी और डी वाले इंटरवल में हमारे डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, 10, 30 हो गया, 20 था 30 हो गया, चेंज कितना आया। देखिए हमें चेंज को देखना है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आ रहा है, वो वेलोसिटी है। आपने ये नहीं देखना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। मसलन आपने ये नहीं करना कि जब आप पॉइंट सी पे हैं तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप 20 को डिवाइड करेंगे टाइम के ऊपर, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट को 20 लेंगे। जब आप डी पे होंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट को 30 लेंगे। नहीं, हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं देखना कि टोटल क्या है, हमें देखना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे, जब हम इंटरवल्स की बात कर रहे होंगे, तो हमें उस वक्त हर इंटरवल में जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में वो देखना होगा। जिस तरह हमने यहां पर बात की कि सी और डी, सी से डी तक जाते हुए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें कितना चेंज आया, यहां 20 था यहां 30 हो गया, तो चेंज कितना आया, 10। हमें ये चेंज देखना है, हमें ये नहीं देखना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक हो गया। तो किसी भी इंटरवल में अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वो सेम आएगी, वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। तो ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। हर इंटरवल में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा है और हर इंटरवल का जो टाइम है वो भी सेम है। हर इंटरवल हमने 1 सेकंड का लिया है। तो बच्चों ये वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखते हैं जी वेरिएबल वेलोसिटी को। बच्चों यहां पर थोड़ी सी हम चेंजिंग कर देंगे। इफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल, बस एक छोटा सा वर्ड हम यहां पर ऐड करेंगे नॉट का, ठीक है। इफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो इक्वल अगर ना हो, ठीक है बच्चों। मसलन हम दोबारा से यही एग्जांपल लेते हैं कि हम जी मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। बच्चों अभी हर इंटरवल जो है ए से बी तक भी 1 सेकंड का है, बी से सी तक भी 1 सेकंड का है और सी से डी तक भी 1 सेकंड का है, यानी कि टाइम इंटरवल्स तो इक्वल हैं। लेकिन इनमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल पहले इंटरवल में हमने बी तक पहुंचते हुए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 10 मीटर और जब हम सी पे पहुंचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर और जब हम ए पे थे हमारा डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर। बच्चों ए से बी तक जाते हुए हमारे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया 10, लेकिन बी से सी तक जाते हुए कितना चेंज आया, 30। ये 10 था बी पे और सी पे कितना हो गया 40, तो चेंज कितना आया 30। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले इंटरवल में चेंज आया है 10 मीटर का और अगले में 30 मीटर का। तो ये टाइम इंटरवल तो एक जैसे हैं लेकिन उनमें जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं है। कभी डिस्प्लेसमेंट में चेंज ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो ये वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी। बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी की बेस पर हमने डिफाइन करना है एक्सेलरेशन को। तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और या वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हम किसको कहते हैं, स्पीड को कहते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही होगी, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो किसको बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं। तो बच्चों या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, स्पीड चेंज ना हो, या स्पीड चेंज हो जाए और डायरेक्शन सेम रहे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो जाए। दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के यूनिट्स। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये दोनों के यूनिट्स हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन 3.2। तो पहले जरा हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। आपने उसका जो एक्सेलरेशन का साइन है, ठीक है, सॉरी, आपने उसका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का जो साइन है वो डिस्कस करना है कि वो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा,
विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के साथ नेगेटिव भी आ जाता है बाज़ का। जब हम दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो किसी एक वेक्टर के साथ नेगेटिव का जो साइन होता है वो जस्ट हमें ये बता रहा होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन किसी रेफरेंस से हमने नेगेटिव ली है या पॉजिटिव ली है। ठीक है, नेगेटिव का साइन जो है बच्चों, दिस इज जस्ट ड्यू टू सम रेफरेंस। नेगेटिव का साइन किसी ना किसी रेफरेंस की वजह से आता है। नेगेटिव के साइन का मतलब यह नहीं होता कि किसी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया, बल्कि नेगेटिव के साइन का कोई ना कोई रेफरेंस होता है। तो जब भी आप ये बात करो कि कोई वेक्टर उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको कोई रेफरेंस फ्रेम चूज करना होगा। ठीक है, उस रेफरेंस फ्रेम के मुताबिक फिर आप बताएंगे कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर हम यहां पर एक सिंपल एक प्लेन ले लेते हैं जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन को हम कह देते हैं जी वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि ये वाला जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ अगर हम मूव करें डाउनवर्ड तो ये वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये हमने खुद सेट किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी तरह से जब आप किसी वेक्टर को डिस्कस करोगे तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बताओगे कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो बताएं उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों, हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है और हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, तो हमने बताना है कि उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चों, आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और आपको यह भी पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन भी किसकी डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में। तो बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली थ्रो करोगे ऊपर की तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जा तो ऊपर को रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे किधर को अट्रैक्ट कर रही है? नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स के अगेंस्ट मूव करेंगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, आपकी वेलोसिटी में कमी आएगी। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को थ्रो करोगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाते हुए हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वो पॉइंट होगा उसकी मैक्सिमम हाइट। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू होगा। तो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है उसमें एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर को जाते हुए उसकी वेलोसिटी मुसलसल कम हो रही है। अब चूंकि वो जा ऊपर को रहा है और फोर्स किधर को है? नीचे को, इसलिए एक्सेलरेशन किधर को होगा? नीचे को। यानी कि फोर्स नीचे को है तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी भी नीचे को होगा। ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी किधर को है? ऊपर को। तो एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुसलसल कम होगी। जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद कम होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करता है। तो बच्चों, क्या होगा? साइन ऑफ जी, हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ जी इज नेगेटिव। जी का साइन क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। नेगेटिव से क्या मुराद है कि वेलोसिटी में चेंज तो आएगा लेकिन ये चेंज नेगेटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जो जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लें, ठीक है, हम ये टाइम ले लें एक्स एक्सिस पे
और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव होगी। ये देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और जो आप मूव करते गए, जो आप ऊपर की तरफ मूव करते गए, आपकी वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई। कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो है कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बच्चों, क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है जबकि उसका एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट। यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। यानी कि वेलोसिटी, अगर पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए, लेकिन इस पूरी फ्लाइट में अपवर्ड और डाउनवर्ड पूरी फ्लाइट में एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3 और क्वेश्चन है हमारा कि कैन अ बॉडी रिवर्स इट्स वेलोसिटी इफ इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट क्या अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। तो बच्चों यहां पर इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में एक तो आपको यह समझ आएगा कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कैसे रिवर्स करे और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये भी आप समझेंगे। और यहां पर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की भी समझ आएगी। तो सिंपल सा हमने यहां पर एक सेटअप लिया है। हमने ये सपोज किया है कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। और जब वो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसके बाद वो दोबारा जमीन की तरफ वापस आएगी, ठीक है। इस अपवर्ड फ्लाइट में और डाउनवर्ड फ्लाइट में, इस पूरी फ्लाइट में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस पूरी फ्लाइट में उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, जबकि उसकी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी। पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के बच्चों उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और यहां से मैक्सिमम हाइट से वो ऑब्जेक्ट फिर दोबारा वापस आएगा जमीन की तरफ। तो पहले उसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी, फिर उसकी वेलोसिटी, ये ग्रीन से आपको रिप्रेजेंट किया है, फिर उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई। यानी कि वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, लेकिन एक्सेलरेशन जो है इस पूरी फ्लाइट में वो कांस्टेंट रहा। अब एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट रहा, जरा हम इसको समझते हैं। बच्चों यहां से हमने पॉइंट ओ से, इसको हमने पॉइंट ओ कहा है, पॉइंट ओ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, और ये जो पूरा उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हमने इंटरवल्स में ले लिया है, ठीक है। ओ से ए तक एक इंटरवल है, यानी कि ओ से ए तक पहले इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में पहुंचेगा, फिर वो पहुंचेगा ए से बी तक अगले सेकंड में, फिर वो पहुंचेगा बी से सी तक और फिर सी से डी तक। इसी तरह से वो वापस आएगा डी से सी पर, सी से बी पर, बी से ए पर और फिर ए से ओ पर। तो हर इंटरवल 1 सेकंड का है। ऊपर को जाते हुए भी हर इंटरवल 1 सेकंड का है और नीचे को आते हुए भी हर इंटरवल 1 सेकंड का है। लेकिन बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऊपर को जाते हुए नेगेटिव है और नीचे को आते हुए पॉजिटिव है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में कमी आएगी। जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद कमी आएगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद इजाफा होगा। अब ये कमी कितनी आएगी वेलोसिटी में और इजाफा कितना आएगा, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आना है। 10 मीटर पर सेकंड चेंज आना है वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद, ठीक है, हर सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 1 सेकंड, हर सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी में या तो 10 मीटर पर सेकंड इजाफा होगा या 10 मीटर पर सेकंड कमी होगी। डिपेंड करता है कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चों वैसे तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसान बनाने के लिए उसको हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे ऑब्जेक्ट की, यहां से जो बॉल हमने फेंका है पॉइंट ओ से, जमीन से, ग्राउंड से, जो हमने
ऑब्जेक्ट फेंका है, जो बॉल हमने फेंका है ऊपर की तरफ, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने रखी है 40 मीटर पर सेकंड। अब मैंने आपको बताया कि ऊपर को जाते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव होता है, यानी कि हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में कमी आनी है। कितनी कमी आनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारी वेलोसिटी कितनी है? 40। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड की। तो वेलोसिटी क्या रह जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव है। अगले सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड की कमी आ रही है। अगले एक सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी रह जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टार्ट में कितनी थी बच्चों? यहां पर 40 से कितनी हुई? अगले सेकंड में हो गई 30, और ऊपर गई हमारी बॉल, अगले सेकंड में फिर हो गई 20, अगले सेकंड में कितनी होगी? 10, और फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंच जाएंगे तो यहां पहुंचकर हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद एक जैसी कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड। और यही हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आना है हर सेकंड के बाद। अगर वो ऊपर जा रही है तो ये चेंज नेगेटिव है, वेलोसिटी कम होगी, और अगर वो नीचे आ रही है तो ये चेंज पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। बच्चों अब यहां पर हमारी बॉल की वेलोसिटी हो गई है 0। हम पहुंच चुके हैं पॉइंट डी पर, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं, वेलोसिटी 0 हो गई है। अब हमारी बॉल ने आना है नीचे को, डी से सी तक आते हुए इसे 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो बच्चों अब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आएगा। कितना चेंज आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 0 थी, 10 हो गई, 10 का चेंज आया। अगले एक सेकंड के बाद हम पॉइंट बी पर पहुंच गए, दोबारा फिर हमारी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, लेकिन अब ये चेंज पॉजिटिव है। हमारी वेलोसिटी अब हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अगले सेकंड के बाद हम पॉइंट ए पर पहुंच गए तो हमारी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड के बाद हम पहुंच गए ग्राउंड पे, ग्राउंड को हमने टच कर लिया, तो ग्राउंड को टच करने से पहले हमारी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अब देखें, हम ऊपर को जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड कमी हो रही है। हम नीचे को आ रहे हैं तो हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। तो बच्चों इस पूरी फ्लाइट में ऊपर को जा रहे हैं या नीचे को आ रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 10। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। आप ऊपर को जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि आपकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड की कमी हो रही है। अगर आप नीचे को आ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। आपका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन पूरी फ्लाइट में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। आपकी वेलोसिटी ने डायरेक्शन को रिवर्स किया, आपकी वेलोसिटी पहले अपवर्ड थी, बाद में डाउनवर्ड होगी, लेकिन इस पूरी फ्लाइट में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रही। आप किसी भी इंटरवल में एक्सेलरेशन निकाल लें, वो कांस्टेंट है, ऊपर को जाते हुए या नीचे को जाते हुए, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर मैं सी और डी के दरमियान देखना चाहता हूं कि सी और डी के दरमियान एक्सेलरेशन क्या है। बच्चों ये देखें, ऊपर को जाते हुए सी पर हमारी वेलोसिटी थी 10 और डी पर क्या थी? 0। तो कितना चेंज आया? 10 में से 0 माइनस करें तो चेंज आया 10 का। जब हम नीचे को आ रहे थे तो यहां पर हमारी वेलोसिटी थी 0, यहां पर हमारी वेलोसिटी हो गई 10, तो कितना चेंज आया? 10। तो आप ऊपर को जाएं या नीचे को आएं, आपकी वेलोसिटी में चेंज 10 मीटर पर सेकंड ही आना है हर सेकंड के बाद। लेकिन ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर आप अपवर्ड मूव करेंगे तो ये चेंज नेगेटिव होगा, वेलोसिटी कम होगी, और अगर आप नीचे को मूव करेंगे तो ये चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है, लेकिन पूरी फ्लाइट में आप अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं, आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनके बारे में हमसे पूछा गया है कि आपने बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। बच्चों हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि वेलोसिटी में हमारे पास दो चीजें होती हैं,
ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 3.4, और ये उसकी सबसे पहली स्टेटमेंट है। बच्चों वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। दो चीजें होती हैं वेक्टर में। बच्चों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है स्पीड, ठीक है, और डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही होगी। तो बच्चों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो दो चीजों को कांस्टेंट रहना चाहिए, स्पीड को भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रहना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। यह तो मुमकिन ही नहीं है। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रहेगी अगर स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ठीक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। बच्चों वो कहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी में दो चीजें हैं, स्पीड है और डायरेक्शन है। अब फर्ज करें कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी के चेंज होने में दो चीजों को, दो फैक्टर्स का रोल है। अगर स्पीड चेंज नहीं भी हो रही, स्पीड कांस्टेंट भी है और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, हमारे पास लेट सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चाहे आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना रोटेट कर रहा हो सर्कुलर पाथ में, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है जी, कैन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो एट हाईएस्ट पॉइंट जब वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसके बाद फिर वो नीचे आता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन उस इंटरवल में उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो फिर भी 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। हालांकि वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा लेकिन उसकी वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। तो क्वेश्चन 3.3 में पूरे क्वेश्चन में हमने यही बात डिस्कस की है। आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए तो आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन 3.4। उसके बाद हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन 3.5। बच्चों 3.5 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, एक आदमी है और वो एक टावर पे खड़ा है, ठीक है। लेट सपोज जी ये हमारे पास कोई टावर है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों अब ये देखें, हमारे पास ये एक टावर है और इस टावर पे यहां पे कोई बंदा खड़ा है इस जगह पे। इस टावर की जो हाइट है ग्राउंड से वो है जी h। यहां पे कोई बंदा खड़ा है और वो एक बॉल को थ्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेट सपोज उसने किसी ऑब्जेक्ट को, उसके पास एक बॉल है, उस बॉल को उसने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में और इस बॉल को थ्रो करते वक्त इसको उसने जो वेलोसिटी दी, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया ऊपर की तरफ, वो है वी आई। लेट सपोज वी आई जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा उसी टाइम उसने एक ऑब्जेक्ट को यानी कि दूसरी बॉल को उसने थ्रो किया नीचे की तरफ और सेम स्पीड से उसने थ्रो किया, दूसरी बॉल को उसने थ्रो किया सेम स्पीड से, यानी कि उसको भी उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ उसने ड्रॉप किया।
अब एक ऑब्जेक्ट जो है, जो पहली बॉल है, ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे आएगी और जो सेकंड बॉल है वो यहीं से नीचे चले जाएगी। तो हमने बताना है कि जब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगी दोनों बॉल्स, तो किस बॉल की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो बच्चों पहले जरा हम इस बॉल के मोशन को डिस्कस करते हैं जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचकर, इस पॉइंट पर पहुंचकर रेस्ट में आ जाता है और इसका ये जो टोटल फ्लाइट है ऊपर की तरफ, इसको हम दो इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। ये पहला इंटरवल है यहां पर और उसके बाद ये दूसरा इंटरवल है बी, और ये हर इंटरवल 1 सेकंड का है। जहां से उसने बॉल थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है, वहां से ए तक जाते हुए हमें 1 सेकंड लगा और फिर ए से बी तक जाते हुए हमें फिर 1 सेकंड लगा, तो यानी कि 2 सेकंड में हम बी पर पहुंच गए। ठीक है बच्चों, आपने कितनी स्पीड के साथ ऊपर को फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड के क्या आएगी? कमी आएगी। तो बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंचेगा पॉइंट ए पर, उसकी स्पीड थी 20, 1 सेकंड बाद यहां पर पहुंचकर उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड के बाद जब वो बी पर पहुंचेगा तो स्पीड में फिर 10 मीटर की कमी आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना है? 10। तो यहां पहुंचकर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां से अब ये बॉल वापस नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, जब ये नीचे आएगा अब इसकी स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नीचे को आते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों यहां से हमारा बॉल नीचे को आएगा बी से ए तक वो पहुंचेगा 1 सेकंड में। बी पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन जब वो बी से ए पर पहुंचेगा 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना है? 10। हर सेकंड के बाद 10 क्या चेंज आना है वेलोसिटी में। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी है 0, यहां पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। और जब ये अगले 1 सेकंड के बाद यहां पर बॉल आएगा तो 10 और यहां पहुंचते हुए फिर 10 का इजाफा होगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये है हमारा पॉइंट ऑफ रिलीज, जहां से हमने दोनों बॉल्स को रिलीज किया। एक को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ और एक को हमने ड्रॉप किया नीचे की तरफ। दोनों को हमने सेम स्पीड दी। बच्चों ये जो नीचे वाली है, जब इसने अपने मोशन को स्टार्ट किया, अगर आप एयर फ्रिक्शन को शामिल ना करें तो जब इसने अपने मोशन को स्टार्ट किया इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। और जो ऊपर से होके आई है, जब वो ऊपर से होकर इस पॉइंट पर दोबारा पहुंची है तो उसकी स्पीड भी कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि रिलीजिंग पॉइंट से दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। इसलिए जब दोनों पहुंचेंगे जमीन पर, ग्राउंड पर, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। अगर हम एयर फ्रिक्शन को काउंट ना करें तो दोनों बॉल्स, जिसको आपने थ्रो किया है ऊपर की तरफ और जिसको आपने ड्रॉप किया नीचे की तरफ, अगर उनको थ्रो करते वक्त, अच्छा यहां पर एक कंफ्यूजन आप ज़हन में रखिएगा, आपने जो ऊपर को बॉल फेंका है ना, उसको आपने इनिशियल पुश दिया है, इनिशियल स्पीड के साथ फेंका है, और जो नीचे आपने फेंकी बॉल उसको भी आपने इनिशियल पुश दिया है, उसको भी आपने सेम स्पीड से नीचे फेंका, तभी दोनों ग्राउंड पर सेम स्पीड से पहुंचेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि जो बॉल आप ऊपर को फेंक रहे हैं उसको तो आप इनिशियल पुश दें, यूं करके थ्रो करें, और जो बॉल आप नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऐसी ड्रॉप कर दें 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो फिर जमीन पर पहुंचते हुए दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। फिर स्पीड उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा हाइट से आ रही होगी। ये भी आपने जहन में रखना। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये है कि दोनों पहुंचेंगी तो सेम स्पीड से, जो भी हमने एग्जांपल लिया, लेकिन दोनों का टाइम डिफरेंट होगा। जो हमने ऊपर को जिसको थ्रो किया है, चूंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, इसलिए उसका टाइम क्या होगा? ज्यादा, वो देर से पहुंचेगी। और जो हमने ड्रॉप की है, पहले ही नीचे को ड्रॉप की है, वो जल्दी पहुंच जाएगी। टाइम डिफरेंस होगा लेकिन स्पीड सेम होगी। लेकिन शर्त है आप दोनों को थ्रो करते वक्त सेम स्पीड दो, तभी वो ग्राउंड पर सेम स्पीड से पहुंचेंगी, चाहे एक ऊपर से आए या नीचे से आए। और वो सेम स्पीड क्यों है, ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल में प्रूव भी किया है कि सेम स्पीड क्यों है। ठीक है जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है जी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6।
हमारे पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं और कहा गया है कि आप इनको डिस्कस करें। जो सबसे पहला हमें क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है कि वेलोसिटी ऑफ अ कार, एक कार है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल कब होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा सिंपल है हमारे पास इसका आंसर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है। सो हम कह सकते हैं व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो बच्चों जिस डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेशन होगा, तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। उसके बाद हमें कहा गया है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल कब होंगे बच्चों? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल भी है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड होता है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो या एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हेन एक्सेलरेशन आर एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कब होते हैं? ठीक है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमसे पूछा गया है वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी बच्चों जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है और फिर वापस ग्राउंड की तरफ आता है। तो जब वो रेस्ट में आता है उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन इस पूरी फ्लाइट में, अपवर्ड और डाउनवर्ड पूरी फ्लाइट में एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, वो जीरो नहीं होता। उसके बाद हमसे पूछा गया जी ए इज जीरो बट वी इज नॉट जीरो। बच्चों एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन इज जीरो बट v इज नॉट जीरो। ये तो बड़ा सिंपल है। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बच्चों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, सॉरी, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बच्चों जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्कस द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी हमारा 3.7, हमने डिस्कस करना है वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है। अगर तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एज अ वेक्टर डिस्कस करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें
एक्सेलरेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड की, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन की बात ना करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैग्नीट्यूड की बात कैसे करें? देखें, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा 0, और 0 एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर। तो इस सेंस में कहा जा सकता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस वक्त एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। लेकिन दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, अगर आप इस सेंस में बात कर रहे हैं, अगर आप एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की सेंस में बात करें तो ये बात ठीक है, वरना अगर आप एक्सेलरेशन को एक वेक्टर के तौर पर ट्रीट करें तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के बारे में, अगर आपका वोट इस तरफ है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फिर आपको मेंशन करना होगा कि एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो भी इस सेंस में कि मैग्नीट्यूड 0 है और 0 कांस्टेंट है। इस सेंस में ये करेक्ट हो सकता है, वरना ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन 3.7 डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एट व्हाट पॉइंट्स और पॉइंट्स, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो कहां कहां पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड मैक्सिमम होती है और कहां कहां पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम होती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं जी। अच्छा, अब यहां 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, ठीक है, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते वक्त जो उसे जो इनिशियल पुश दिया जाता है उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो जो प्रोजेक्टाइल का लॉन्चिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आपने उसे लॉन्च किया, जहां से आपने उसे थ्रो किया है, तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद बिफोर लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बच्चों ग्राउंड को टच करने से पहले, ग्राउंड को लैंड करने से जस्ट बिफोर उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और दरमियान में एक ऐसा पॉइंट भी आता है मैक्सिमम हाइट, जहां प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होती है। जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होती है वहां पर उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कहां पे होगी? जहां पर उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड होगी मिनिमम, उसकी स्पीड का चूंकि वाई कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम। लेकिन जिस पॉइंट से आपने उसे थ्रो किया है उसका जो लॉन्चिंग पॉइंट है और जस्ट बिफोर लैंडिंग, ठीक है, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। तो इन 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगी और यहां पर मिनिमम होगी। तो इसके साथ ही हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के, वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में अभी भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी है, कोई क्वेश्चन बाकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। आई होप कि ये वीडियो आपको इन क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।